हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर बाई आकाश इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज टेस्ट हुआ था CTS 6 का फिजिक्स का डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज 9 × 10⁸ टू व्हाट डेप्थ ए रबर बॉल टू टेकन इन लेग सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 0.1%। बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी है। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है, अगर हम लोग यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको बताना है डेप्थ की वैल्यू, यानी हम लोग P को लिख सकते हैं H रो G। वॉल्यूम डिक्रीज बाई 0.1%, ये वाला वैल्यू जो दिया है वो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है। तो इसको फ्रैक्शनल चेंज में बदलने के लिए ये वाला वैल्यू 0.1/100 हो जाएगा। ठीक ना। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में 9 × 10⁸ है। तो ये जो बल्क मॉडुलस है इसका वैल्यू क्वेश्चन में 9 × 10⁸। हाइट की या डेप्थ की वैल्यू निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया हमारा 10⁻3, जी की वैल्यू 10 अपान, ये देखिए ध्यान से, इस को करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और पॉइंट एक और बढ़ जाएगा तो पॉइंट से 10 हो जाएगा। इस पूरे वैल्यू को देखो ध्यान से, इस 100 को ऊपर ले जाएंगे, ये जो पॉइंट है 1 0 और बढ़ जाएगा। तो 10 और 10 यहाँ पर जो हमारा आया है 100 × 10। ठीक है ना। तो ये जो है 10⁻6 हो गया और ये 10⁻7 हो गया। तो यहाँ से ये 8 है तो इसको कट करेंगे 10⁻8, 1 2 3 4 और ये 3 7। तो कितना बचा, ये हो गया H = लगभग 90 मीटर आया। ठीक है ना। अगर हम लोग G का वैल्यू यहाँ पर कितना रख लें 9.8, तो ये लगभग वैल्यू हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना। प्रेशर की देख लो ध्यान से वैल्यू, H रो G लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 kg/m³ रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिक्विड रेशेज एंड इक्विलिब्रियम एज शोन इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल रेडियस R। कैपिलरी ट्यूब का यहाँ पर रेडियस दिया है स्मॉल r, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विडिटी, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये वाटर लेवल, ये P है, ये Q है, तो यहाँ हाइट है हमारा H। तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन P एंड Q, तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू ये कितना होता है वाटर कॉलम के कारण 2T/R है ना। और यहाँ पर हमको R बदलना है। R जो है रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है। और जो स्मॉल r होता है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बराबर होता है r cos थीटा। तो कैपिटल R रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है r/cos थीटा। तो कैपिटल R को हम लोग r/cos थीटा से रिप्लेस करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 2T और R की जगह r/cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो 2T cos थीटा/R इसका राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन है हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A U tube is partially filled with water, oil which does not mix with water next poured into one side until water rises by 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक U शेप का ट्यूब है और उसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना। U शेप का एक ट्यूब है और इसमें वाटर भरा हुआ है। चलिए वाटर इसमें डालते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वाटर है। तो शुरू में इसमें वाटर भरा हुआ है और उसका लेवल यहाँ तक है।
ठीक है। तो ये हमारा इसका इनिशियल लेवल है, इनिशियल यहाँ तक वाटर भरा है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें आयल डाल दिया गया। जब इसमें आयल डाला गया तो आयल डालने से क्या हो गया कि जो लेवल है वाटर का लेवल, आयल डालने से क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल है वो 25 सेंटीमीटर राइज कर गया। तो वाटर का लेवल राइज कर गया मतलब यहाँ पे पहुँच गया, और ये जो लेवल है वाटर का वो ऊपर की तरफ आ गया। तो इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आ गया। कितना सेंटीमीटर ऊपर आ गया? 25 सेंटीमीटर राइज कर गया। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो 25 सेंटीमीटर नीचे चला गया होगा, 25 सेंटीमीटर नीचे चला गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आयल है उसका लेवल, आयल का जो लेवल है वो वाटर के लेवल से कितना ऊपर है। तो हमने मान लिया ये आयल का जो लेवल है वाटर से x लेवल ऊपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखो कि जब वाटर का लेवल 25 सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये जो वाटर इस साइड है वो 25 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अगर हम लोग इस लाइन को हम लोग क्या मान लें? रेफरेंस लाइन मान लें, ठीक। तो इस लाइन पे जो प्रेशर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सेम लेवल होता है तो प्रेशर का वैल्यू सेम होता है, ठीक। ये 25 सेंटीमीटर ऊपर है, ये वाला वैल्यू 25 है तो ये भी 25 होगा, 25 सेंटीमीटर। प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड में होगा तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड में होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब ए पे प्रेशर एक तो आयल का प्रेशर होगा और प्लस वाटर का भी प्रेशर होगा। तो ये हाइट कितनी हो गई देखो ध्यान से, ये x है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये लेवल कितना हो गया? x + 50। इधर आयल आ जाएगा है ना, इसमें आयल आएगा तो वाटर इधर चला जाएगा। तो ये जो लेवल है इसको हम लोग ग्रीन से दिखा रहे हैं, तो ये इतने में आयल भर गया। तो जो वाटर है वो सड़क के नीचे गया और ऊपर इस साइड में आ गया। तो जो आयल का लेवल होगा ए पॉइंट से देखो कितना होगा? x + 25 + 25 यानी x + 50, ये हो गया h। डेंसिटी ऑफ आयल इनटू g है ना, बराबर दूसरी तरफ यहाँ पर केवल वाटर है, कितने सेंटीमीटर तक? 25 सेंटीमीटर तक। 25 और 25 50 सेंटीमीटर तक वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। x + 50, हमको x की वैल्यू निकालना है, x + 50। डेंसिटी ऑफ आयल दिया है क्वेश्चन में 0.8 बराबर 50। वाटर की डेंसिटी 1 रखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सॉल्व करेंगे इसको, ये वाला वैल्यू x + 50 तो ये 0.8x हो गया, 0.8x प्लस, और इसको करेंगे तो ये आएगा 40 बराबर हो गया 50, ठीक। तो 0.8x बराबर हो गया 10, तो x बराबर हो गया 10/0.8, ठीक है। 100/8 लगभग 12.5 इसका आंसर आएगा। तो 12.5 इसका राइट आंसर होगा। तो 12.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। फिर से समझो भाई, एक यू शेप का यहाँ पर ट्यूब है, उसमें वाटर था है ना। अब इसमें एक साइड में आयल डालेंगे, आयल डालने से क्या हुआ, जो वाटर है वो शिफ्ट हो गया 25 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो जो इसमें वाटर 25 सेंटीमीटर ऊपर गया, इसका मतलब जो आयल है इस साइड में जो वाटर था वो 25 सेंटीमीटर नीचे चला गया। तो यहाँ पर जो आयल का लेवल होगा
वो पूछा गया है कि वाटर के लेवल से कितना ऊपर होगा। तो हमने मान लिया ये फाइनल हमारा फाइनल वाटर का लेवल है, फाइनल वाटर के लेवल से एक्स लेवल, ये एक्स हाइट ऊपर आयल है। तो टोटल यहाँ पर जो आयल का हाइट होगा एक्स प्लस 50 है ना, ये टोटल हाइट हो जाएगा। और यहाँ पर इस लाइन पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर का वैल्यू लिखेंगे और दोनों तरफ प्रेशर को इक्वल कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन बहुत आता है इससे। हाँ, ये है हमारा as shown in the adjoining figure, water squirt horizontally out of two small hole in the side of cylinder and the two stream line ground at same point. If a hole Q is at height h, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सरफेस से जो हमारी होल है उसकी ऊंचाई, है ना। तो वाटर लेवल देखा जाता है फ्रॉम होल से। अब बोला गया है कि दोनों का जो रेंज है, ये मान लेते हैं x दूरी है, रेंज यहाँ पर दोनों के लिए सेम है। रेंज सेम तभी आएगा जब दोनों के लिए हाइट का वैल्यू सेम होगा। मतलब जो हाइट ऊपर से यहाँ तक की होगी ये वाली, वही हाइट अगर लेवल सेम करना है तो ये वाली हाइट दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम हाइट पे ही हम लोग होल करेंगे तभी जो है रेंज यानी ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक। अब देखो भाई, इन्होंने जो Q है ये टोटल हाइट h है, जो Q का हाइट है वो सरफेस से मतलब ये ग्राउंड से h है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है हमारा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक। तो इन्होंने बोला कि रेंज की वैल्यू सेम करना है, तो ये वैल्यू कब सेम होगा, जब ये होल और ये होल की सरफेस से ऊंचाई सेम हो। तो ये होल कितनी ऊंचाई पे है, h माइनस h, तो इसका मतलब ये वाली भी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h माइनस h, तभी जो है रेंज का वैल्यू सेम आएगा। तो अगर सरफेस से सेम हाइट पर होल करेंगे तो जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। तो अगर हम लोग सरफेस से यहाँ तक का हाइट और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो अगर सेम हो गया तो दोनों के लिए रेंज का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में P की हाइट बताना था, देन द हाइट ऑफ P एबव ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे होगा, तो जितनी सरफेस से ऊंचाई देख लो, ठीक है ना। तो ये हमारी कितनी ऊंचाई थी यहाँ पर, ये h है, ये h है, और ऊपर से हाइट देखो तो ये हो गया हमारा h माइनस h, ऊपर से Q की हाइट हो गया h माइनस h, ठीक। तो P की हाइट हमको बतानी है, तो P की भी हाइट कितनी होगी, h माइनस h, तभी जो है वो इनका लेवल सेम आएगा, ठीक है ना। तो P की हाइट बताना है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो ये जो हाइट है, ये हाइट यहाँ से और ये हाइट दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ये आपको भाई याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट है इनफिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 6, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, द रेट ऑफ फ्लो इन अनदर कैपिलरी ट्यूब। तो किसी कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर फ्लो होता है, और इसको पाइजुलीज ने बताया था, जो वाटर यहाँ से फ्लो होता है अगर इसका रेडियस R हो, लेंथ L हो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू होता है PR की पावर 4 अपान ईटा इंटू L, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है लेंथ और रेडियस को डबल कर दिया गया, 2L एंड 2R। तो लेंथ को अगर डबल करोगे तो V डैश बराबर आ गया P
आर की जगह 2r का पावर 4 और लेंथ की जगह पर 2l हो गया। ये हो गया 16 r की पावर 4 और ये 2, तो ये हो गया 8। तो बचा हमारे पास पी आर की पावर 4 और नीचे ईटा इंटू एल। तो पी आर की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी। तो वी डैश का जो वैल्यू आएगा वो 8 वी के बराबर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम one of its end is stretched by attaching a weight of 200 Newton to lower end. Weight stretches the wire by 1 millimeter. The elastic energy stored in the wire. Elastic energy stored in the wire हमको वैल्यू बतानी है। जो एनर्जी स्टोर होता है उसका वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं 1/2 F इंटू डेल्टा एल। 1/2 फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमें 200 न्यूटन और L की वैल्यू हम 1 मिलीमीटर रखेंगे और मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 10⁻³ करेंगे। तो ये वैल्यू कट गया 100 और 10⁻³ का मतलब 0.1 और ये वैल्यू जो आएगा वो जूल में आएगा। तो 0.1 जूल यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। अगला है क्वेश्चन 8। इफ FC एंड FA डिनोट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स on a liquid molecule near the surface of solid, then the surface of liquid is concave। तो हमको बताना है मेनिस्कस। मेनिस्कस कैसे बनेगा, इसका शेप डिसाइड करता है। यहाँ पर दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है एडहेसिव फोर्स जो कि होता है FA, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, और ये लगता है कोहेसिव फोर्स FC और ये एंगल होता है 45 डिग्री। अब रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो डिसाइड करता है कि सरफेस मेनिस्कस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव। कॉनकेव बनाना है यानी कि इस टाइप का सरफेस बनाएंगे, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इसके लिए हमें बताना है। तो दो बात ध्यान रखना, अगर FC का वैल्यू यानी कि कोहेसिव फोर्स की वैल्यू एडहेसिव फोर्स के √2 टाइम्स हो, है ना, कोहेसिव फोर्स √2 टाइम ऑफ एडहेसिव फोर्स हो, तो हमारा बनता है हॉरिजॉन्टल बनता है हमारा मेनिस्कस। ठीक है ना। ठीक। दूसरा कंडीशन, अगर FC का वैल्यू लेस देन हो √2 FA के, तो इस कंडीशन में जो सरफेस बनता है वो बनता है कॉनकेव। और अगर FC इज ग्रेटर देन √2 FA हो तो ये सरफेस बनता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, बस इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है। हमसे पूछा है कॉनकेव, तो ये कंडीशन होगी, यानी कि FC इज लेस देन √2 FA, या FA की बात करें तो FA इज ग्रेटर देन FC/√2। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन आइस मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर। तो अगर पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो जो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही जो वाटर था उसका लेवल उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब रिमेन अनचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो अगर पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H इन U ट्यूब। फिर से देखो भाई, यहाँ पर एक U ट्यूब दिया है
अब यहाँ पर 3 लिक्विड हैं, आयल है, मरकरी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और हमें क्वेश्चन में बताना है H का वैल्यू। ये हाइट निकालना है क्वेश्चन में, इस हाइट को निकालेंगे। ठीक, फिर से हम लोग एक लेवल ले लेते हैं यहाँ पर, जिस लेवल पे, चलिए इस लेवल को हम लोग, इस लेवल को हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, और इसको यहाँ पर हम लोग प्रेशर देखेंगे, इस लाइन, इस ग्रीन लाइन पे प्रेशर का वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर होगा P1 और यहाँ का जो प्रेशर होगा P2, ये दोनों प्रेशर बराबर करना है। चलो भाई देखो, यहाँ का जो प्रेशर होगा, ये हाइट H है, टोटल हाइट 20 है, तो ये हाइट हो जाएगा 20 माइनस H, 20 माइनस H, ठीक है ना। तो इस साइड में आयल जो है वो H हाइट तक है, तो हाइट ऑफ आयल, प्रेशर लिख रहे हैं H रो जी, डेंसिटी ऑफ आयल इंटू जी, ये हो गया हमारा H हाइट के लिए आयल वाला प्रेशर, प्लस इस लेवल में यहाँ से यहाँ तक है मरकरी, और हाइट ऑफ मरकरी हो गया 20 माइनस H, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, इक्वल टू दूसरे साइड का प्रेशर यहाँ से यहाँ तक पूरे में भरा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइट है 20, तो H हो गया 20, डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया CCl4, ठीक है भाई, इंटू जी, जी से सारे जी कैंसिल हो जाएंगे। हमें हाइट निकालना है आयल की, तो हाइट ऑफ आयल हो गया H, डेंसिटी ऑफ आयल दिया है, डेंसिटी ऑफ आयल है 0.9 प्लस 20 माइनस H, और मरकरी क्या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इक्वल टू 20, और डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.6, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 0.9H, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, ये हो जाएगा हमारा, पॉइंट से 0 हट गया, और 272, और माइनस का 13.6H बराबर हो गया 32, ठीक, ये माइनस 13 पॉइंट है, और तो इस 272 माइनस 32 बराबर हो गया 13.6H माइनस 0.9H, ये हो गया 240, और यहाँ पर H कॉमन लेंगे तो 13.6 माइनस 0.9, H का वैल्यू निकालना है, तो H इक्वल टू आ गया हमारे पास 240 डिवाइडेड बाई 13.6 में से 0.9 गया, तो ये हो जाएगा 7, तो 12.7, ठीक है ना। अगर 12 होता तो ये लगभग 20 आता, अगर हाँ केवल 12 होता तो ये 20 आंसर आता, 12.7 यानी 20 से थोड़ा आंसर कम आएगा, तो 20 से थोड़ा आंसर कम है, 18.9 सेंटीमीटर के करीब आंसर आएगा। तो एक बार चेक कर लो भाई, आंसर फर्स्ट आना चाहिए। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A light rod of length 200 centimeter is suspended from the ceiling horizontal by means of two vertical wire of equal length tied to its end, one of wire made of steel। यहाँ पर ये एक रिजिड सपोर्ट है और एक रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल में है, और इस रॉड को ये रॉड है, इसको दो वायर से सपोर्ट किया गया है, एक वायर जो है इस किनारे पे लगाया गया और एक दूसरा वायर को हम लोग इस कॉर्नर पे यहाँ पर ऐसे लगा दिए गए, ठीक है ना। जो वायर है
रॉड जो है वो 200 सेंटीमीटर का है, ये रॉड 200 सेंटीमीटर का है, और जो वायर है वो एक वायर है स्टील का, ये हमारा स्टील का वायर है, और दूसरा जो वायर है वो हमारा ब्रास का है, ये हमारा ब्रास का वायर है। एरिया दिया है स्टील का 0.1, इसका एरिया 0.1 और इसका एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बताना इस रॉड में वेट को कहां पे लगाएं हम टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर। तो हमको एक वेट लगाना है, मान लेते हैं हम लोग यहां पर एक वेट लगाएंगे और कितनी दूरी से, स्टील वाले वायर से x दूरी पे। तो हमको बताना है डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, स्टील से या ब्रास से क्या आएगा। अब एक बात लिखा है यहाँ पर, जो स्ट्रेस है वो इक्वल है, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन लगेगा, टेंशन स्टील पे, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो लिखा जाएगा टेंशन ब्रास पे, ठीक है ना। तो टेंशन की वैल्यू और स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी टेंशन अपॉन एरिया, दोनों साइड बराबर करो, टेंशन इन ब्रास अपॉन एरिया ऑफ ब्रास, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, तो टेंशन स्टील में आएगा, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ब्रास का टेंशन नहीं दिया है, एरिया दिया है 0.2, 0.1 से ये हट गया, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू स्टील में आ गया, टेंशन ब्रास बाई 2 आधा है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर इस जहाँ पर वेट है उसके अबाउट टार्क निकालेंगे, और यहाँ पर जो टार्क लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा, और यहाँ पर जो टार्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो अगर हम लोग इसको O माने तो O के अबाउट टार्क लिखेंगे। टार्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी R क्रॉस F। R यहाँ से हो गया X और फोर्स हो गया TS, तो TS इंटू X बराबर, अगर ये दूरी 200 सेंटीमीटर है और ये दूरी x है, तो इधर की दूरी 200 माइनस x होगी, फोर्स होगा TB, तो दूरी हो गया 200 माइनस x और फोर्स हो गया हमारे पास TB। वैल्यू रखते हैं TS और TB में रिलेशन, TS बराबर TB बाई 2 इंटू x बराबर हो गया TB और 200 माइनस x हम लोग स्टील वायर से देख रहे हैं, TB से TB कैंसिल हो गया, x बाई 2, तो इधर x बराबर हो गया 400 माइनस 2x, तो 3x उधर हो गया, 3x बराबर 400, तो x बराबर 400 बाई 3, 400 बाई 3, ठीक है ना। अब एक बात देख लेते हैं, यूनिट में कुछ गड़बड़ लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 400 बाई 3 ये हमारा आएगा सेंटीमीटर में आंसर। ऑप्शन में मीटर दिया है, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर, तो 4 बाई 3 मीटर, और x कहाँ से लिख रहे हैं, जो हमारा x आया फ्रॉम स्टील वायर, तो स्टील वायर से 4 बाई 3 मीटर दूरी पे आंसर होगा पहला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A soap bubble in a vacuum of radius 3 cm and another soap bubble in vacuum has a radius of 4 cm. If two bubbles coalesces under isothermal condition, तो अगर एक सोप बबल है जिसका रेडियस R1 हो और एक दूसरा सोप बबल है जिसका रेडियस R2 हो, और ये दोनों मिलके एक बबल बनाए जिसका रेडियस R हो, आइसोथर्मल कंडीशन में जो R होता है वो अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में R1 का स्क्वायर देख लो, यानी 3 का स्क्वायर, और दूसरा वाला रेडियस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5, 25 का रूट हो गया 5 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में किसी भी लिक्विड में जो टोटल एनर्जी होते हैं उनका सम कांस्टेंट होता है,
ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोला गया है डायमेंशन ऑफ के बाई पी, जो के का डायमेंशन होगा वो पी के बराबर होगा। तो के का डायमेंशन किसके बराबर होगा? पी के डायमेंशन के बराबर होगा। बोला है के बराबर पी, के बाई पी का डायमेंशन डायमेंशनलेस होगा। के बाई पी क्या है? डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस इसमें से कौन सी क्वांटिटी है? थ्रस्ट मतलब फोर्स हो गया, प्रेशर, एंगल, विस्कोसिटी, तो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। When a cylindrical tube is a dip in a vertically in a liquid, the angle of contact is a 140. When the tube is a dip with an inclination 40 degree, angle of contact, तो भाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब, मान लेते हैं ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है ना, और इसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड में, ये कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ही है। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट, हम बनाए सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट खींचो, तो ये मान लेते हैं हमारा सॉलिड सरफेस, और जो लिक्विड सरफेस होता है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसको डिप कर दिया गया, इस ट्यूब को हम लोग ऐसे इस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया, और टिल्ट करके कितना एंगल, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हम लोग इंक्लाइन कर दिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अभी भी उसका सेम होगा, आंसर में 140 ही रहेगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और इस सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए बोट हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर and breadth 2 meter is floating in a lake. The boat sink by 1 centimeter when man gets on it. The mass of the man, ठीक है। तो कोई बॉडी वाटर में सिंक कब करेगी? जब जो वेट जो है वो क्या है, अब देखो पहले क्या था कि जो बोट है वो सिंक नहीं कर रहा है, और जब मैन उसके ऊपर चढ़ा तो मैन के वेट के कारण वो सिंक करेगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो वेट होता है डिस्प्लेस बाय वाटर, तो कितना मास या वेट वाटर का डिस्प्लेस होगा। तो वेट डिस्प्लेस बाय वाटर वही क्या आएगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। अगर इतना होगा तो वो बॉडी सिंक करेगी। तो पहले तो वेट ऑफ वाटर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, और वही वैल्यू किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। चलो चेक कर लेते हैं डेंसिटी कितना है बॉडी की, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 3 × 2 और कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 0.01 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू 10, ये आ जाएगा हमारा वेट ऑफ द बॉडी। ठीक, वैल्यू रखेंगे, हमको मास निकालना है। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 3 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, 6 हो जाएगा। सिक्सटी है ना, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3 है, ये 2 तो 1 बचेगा 600। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना आया 600 न्यूटन। हमसे पूछा है मास ऑफ द मैन, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा 600 बाई g से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किलोग्राम में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 60 किलोग्राम। तो बॉडी तभी सिंक करेगा जब वाटर जितना डिस्प्लेस होगा, मतलब जब देखो जब फ्लोट कर रहा था तो वहाँ पर जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वैल्यू देख लो,
एक्स्ट्रा जो मास आएगा वो मैन के आने के कारण हुआ, तो मैन के आने के कारण कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वैल्यू यहाँ पर देख लो, और जो वाटर डिस्प्लेस होगा वही वेट ऑफ द बॉडी होगा। तो आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम। टू रेन ड्रॉप रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी हैविंग रेशियो 9:4, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। टर्मिनल वेलोसिटी Vt जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है। तो पहले तो यहां से देखो Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा Vt का पावर 1/2, है ना। तो आर क्यूब अगर हम लोग देखें तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू Vt का पावर 3/2, है ना। तो यानी हमको अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो मतलब रेडियस के क्यूब का रेशियो निकाल दें, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, और रेडियस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी का 3 की पावर 2। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू Vt की पावर 3/2। वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो देख लो भाई, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बराबर हो गया Vt का वैल्यू 1/Vt/Vt2 का पावर 3/2। रेशियो में 9:4 है, तो यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो 9:4 है, इसका 3/2 करेंगे तो अंडर रूट हो गया 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो 27/8 इसका राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 64 spherical raindrop of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity 1.5 meter per second. Those drop collapses to form big spherical drop. तो यहाँ पर जो 64 रेन ड्रॉप हैं, ऐसे छोटी छोटी कितनी बूंदें, 64 ड्रॉप, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, और जब नीचे जा रहे हैं तो ये बड़ी ड्रॉप बनाया गया। ये जो नीचे जा रही है इसका टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है कि ये जब नीचे गिरेगा तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v2 हो, तो v2 की वैल्यू निकालना है। चलो हमने मान लिया जो रेडियस है स्मॉल वाले का, रेडियस ड्रॉप का r है, और कैपिटल R बड़े वाले का रेडियस है। तो कैपिटल R बड़े वाले का रेडियस बराबर होता है n का पावर 1/3 इंटू छोटे वाले का रेडियस। यहाँ पर n का वैल्यू 64 रखेंगे, 1/3 लिखेंगे, और R यहाँ पर छोटे वाले का रेडियस हो गया। तो कैपिटल R बराबर 64 का 1/3 हो गया 4R। तो कैपिटल R और 4 रेडियस में, स्मॉल रेडियस में 4R का ये रिलेशन आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो छोटी वाले ड्रॉप के लिए हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे, और बड़ी वाली ड्रॉप का जो टर्मिनल वेलोसिटी है v2 वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास छोटे वाले का टर्मिनल वेलोसिटी 1.5 है, बड़े वाले का v2 मान लिया, यहाँ पर r कैपिटल R का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर r अगर हम लोग देखें, इस r स्मॉल r/r अगर इस जगह पर देखें तो 1/4 आएगा। तो r/r की जगह पर 1/4 रख दें तो 1.5 v2 बराबर 1/4 का स्क्वायर। तो v2 बराबर
1/4 हो गया 16, 16 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 0, तो 24 इसका राइट आंसर होगा, 24 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ए केबल ब्रेक्स if stretched by more than 2 millimeter, if it is cut into two equal parts, how much either part can be stretched। अच्छा, पार्ट को स्ट्रेच करना है यहाँ पर, तो विदा ब्रेकिंग। देखो ब्रेकिंग तो उसका अगर हम लोग देखें तो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा पे वो ब्रेक होगा, तो बिना ब्रेक किए हुए अगर कोई वायर है उसको कट कर दें और उसका केवल एक पार्ट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वायर है, केबल का वायर है, और ये मैक्सिमम ये कितना खींच सकता है, इसको 2 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर हम लोग खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम ये 2 मिलीमीटर खींच सकता है। अब इसको कट करके यहाँ पर एक पार्ट लगाएंगे, केवल एक पार्ट। तो पूछा गया है कि अब ये, यानी कि अब इसका पहले अगर लेंथ L हो, इनिशियल लेंथ L हो, पूछा गया है कि अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आधा हो गया, तो L/2 हो गया, तो L/2 लेंथ हो गया, तो अब कितना ये स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो तो सेम होगा, ये यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा उसका वैल्यू, वो स्ट्रेस तो सेम लग रहा है, हमको स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, यानी कि चेंज इन यहाँ पर स्ट्रेन कितना खींचेगा, तो डेल्टा L का वैल्यू हमको देखना है। तो यहाँ ये वाला वैल्यू सेम है, यंग मॉडुलस सेम है, डेल्टा L/L, तो यहाँ पर L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, तो लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कितना खींच रहा था, 2 मिलीमीटर, L लेंथ के लिए 2 मिलीमीटर, लेंथ आधी करेंगे तो उसका जो स्ट्रेच होगा वो भी आधा हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर ही खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। 2 balloons are blown in a spherical shape of unequal sizes and are connected together through a narrow tube। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जो छोटा होगा उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर हाई होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा। प्रेशर इसमें छोटे वाले में ज़्यादा होता है, बड़े वाले में कम होता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पर एयर एक से दूसरे में जाएगी, तो हाई से लो में प्रेशर डिफरेंस, हाई से लो की तरफ जो है वो एयर जाएगा, तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो एयर छोटे से निकल के बड़े में जाएगी, तो बड़े का साइज और बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा बड़ा, उसमें और बड़ा साइज हो जाएगा। तो बताना है, देन छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होगा, आंसर होगा 4। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए बॉडी फ्लोट विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अनदर लिक्विड। तो हमें मालूम है कि जो वाटर का जो वाटर डिस्प्लेस होता है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होता है वो होता है हमारा, मान लेते हैं कि मास जो है वाटर का जो होता है डिस्प्लेस, वो कितना होगा, मास ऑफ बॉडी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वाटर के केस में अगर हम लोग देखें तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया बॉडी का, वॉल्यूम हो गया यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। बॉडी का मास लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। इनसाइड में कितना है, बॉडी फ्लोट विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड, आउटसाइड वाटर के आउटसाइड 1/3 है, तो इनसाइड कितना होगा 2/3, तो 2/3 वॉल्यूम अंदर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो गया, V बॉडी की वॉल्यूम है और डेंसिटी बॉडी का निकालेंगे, V से V कट गया, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गई हमारे पास 2/3। अब हमें बताना है
डेंसिटी ऑफ अनदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड में डालेंगे तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बराबर मास ऑफ बॉडी। मास को फिर से वही लिखेंगे, वॉल्यूम इनसाइड इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर मास यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना है, 3/4 जो है आउटसाइड है, तो 1/4 अंदर होगा, यानी 1/4 वॉल्यूम अंदर होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, वॉल्यूम जो है V है बॉडी का और डेंसिटी बॉडी का 2/3 है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो गया 8/3, तो आंसर हो जाएगा 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कैपिलरी राइज में तो जो हाइट होता है वो 2t cos थीटा अपान r रो जी होता है ना। यहां से आप दिख रहा है h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या h इंटू आर बराबर कांस्टेंट, तो h इंटू आर बराबर कांस्टेंट, ये हमारा रिजल्ट आता है। पहला आंसर सही है। Two soap bubble with radius r1 and r2 come in contact, their common surface has radius। तो रेडियस हमको बताना है इंटरफेस या कॉमन सरफेस का, ठीक है ना। तो कॉमन सरफेस का जो रेडियस होता है r बराबर r1 r2, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, बड़ी रेडियस यहाँ पर r1 है तो r1 माइनस r2, ये हमारा इंटरफेस का रेडियस या कॉमन सरफेस का रेडियस होता है। आंसर चेक कर लो कौन सा आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हीटेड फ्रॉम 20 to 80 डिग्री और नाइदर एक्सपैंड नॉर अलाउड टू बेंड, द स्ट्रेस डेवलप बाई। स्ट्रेस होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ लिखते हैं। y डेल्टा L बाई L फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, अगर हमने रॉड के केस में पढ़ा है तो L बराबर डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा T होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा L बाई L यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बराबर हो गया अल्फा इंटू डेल्टा T, तो ये वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, बोलो T की जगह थीटा लिखें, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो स्ट्रेस आता है वो हमारा ये आएगा, स्ट्रेस का वैल्यू y कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट, यानी स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर होगा चौथा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24। When a capillary tube is dipped in a liquid, the capillary rise is H1 when inner surface is coated with wax। देखो वैक्स लगाने से क्या होगा, अगर हम लोग हाइट का फार्मूला देखें तो ये होता है 2t cos थीटा अपान r रो जी। तो अगर हम लोग वैक्स लगाएंगे अंदर सरफेस पे तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वैक्स जो होता है वाटर को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो वाटर है वो उसमें वेट नहीं करेगा, वाटर वैक्स में क्या होगा, वेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो एंगल होगा थीटा ये इंक्रीज करेगा। वेट करने के लिए जो एंगल होता है वो 90 से कम होना चाहिए, यानी जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंगल का वैल्यू बढ़ जाएगा। एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो cos थीटा का वैल्यू कम होगा, अगर cos थीटा का वैल्यू कम होगा तो h का वैल्यू कम होगा, यानी h डैश जो होगा वो कम हो जाएगा पहले से, तो हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी, h डैश इज लेस देन h हो जाएगा। तो H2 अगर इसको लिखें और इसको H1 लिखें तो H2 इज लेस देन H1 होगा, H2 इज लेस देन H1 होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, तो वैक्स के कारण जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा, cos थीटा में थीटा का वैल्यू बढ़ने से वैल्यू कम हो जाती है, हाइट कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25। टू लिक्विड्स ऑफ सेम मासेस बट डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
तो m1 प्लस m2 अपान वॉल्यूम को लिखेंगे डी ρ1 बाई डेंसिटी अपान वॉल्यूम क्या होता है, मास अपान डेंसिटी। अब क्वेश्चन में है कि दोनों का मास सेम है, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा 2m, और यहाँ पर m कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, m से m कैंसिल हो जाएगा तो 2 ρ1 ρ2 एलसीएम होगा, ऊपर चला जाएगा ρ1 प्लस ρ2। तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भाई अच्छा है, देखो ध्यान से। ब्लॉक ए इन द फिगर शोन हियर हैंग बाई कॉर्ड फ्रॉम डायनोमीटर। डायनोमीटर मतलब ये वाला डायनोमीटर है, स्प्रिंग बैलेंस जो है, और बोला गया है D1 इज ए सबमर्ज इन ए लिक्विड सी कॉन्टेन इन बीकर बी, मास ऑफ बीकर दे रखा है एंड मास ऑफ लिक्विड इज 1.5, रीडिंग ऑफ डायनोमीटर इज D1। तो रीडिंग ऑफ डायनोमीटर जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, टेंशन प्लस जो D1 हमारा आएगा, D1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई रीडिंग जो है D1 वो किसके कारण आ रहा है, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है, टेंशन और प्लस बायंसी फोर्स है ना, बायंसी फोर्स के कारण आएगा। ठीक, D1 की वैल्यू देखो, स्प्रिंग पे यहाँ पर टेंशन लगेगा और एक बायंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो टेंशन ऊपर बायंसी फोर्स ऊपर, तो यहाँ पर हमारा एक D1 की वैल्यू ये आएगा। D1 की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, D1 की रीडिंग कितनी है 2.5, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.5। जो T1 है वो क्या होगा, वो होगा हमारा बॉडी का जो वेट है ना, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, वही तो टेंशन है यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर D1 की वैल्यू देखें तो ये है, D2 क्या है, D2 जो है नीचे लग रहा है, और D2 जो है वो रीडिंग बताएगा, एक तो बताएगा यहाँ पर जो वेट है किसका किसका, वेट है ये हमारा मास ऑफ द बीकर, मास ऑफ द बीकर बताएगा उसके कारण, एंड मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ बीकर, मास ऑफ बीकर प्लस मास ऑफ लिक्विड प्लस यहाँ पर और क्या बताएगा, हाँ प्लस FB है ना, ये मिला के ये सारा वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू D2 का कितना दे रखा है 7.5, ये टोटल वैल्यू 7.5 के बराबर है। बीकर का मास हमें दे रखा है कितना 1.5, और बीकर है 1 किलोग्राम का और लिक्विड का, तो ये 1 प्लस 1.5 प्लस FB, ये कितना हो गया 7.5। तो FB की यानी बायंसी फोर्स हमारे पास आया कितना 7.5 माइनस 2.5, 5 आ गया, तो बायंसी फोर्स हमारा 5 आ गया। ठीक है ना, ठीक है। तो हमें अब बोला गया है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ D1 एंड D2 इफ ब्लॉक A इज पुल्ड अप आउट ऑफ द लिक्विड। जब इससे लिक्विड से बाहर निकल आएगा तो जो A का जो यहाँ पर D1 अब कितना बताएगा, तो देखो FB यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो T1 यानी कि जो वेट एयर में होगा, एयर में जो मास होगा वही केवल बताएगा, तो एयर में मास यानी ये हट जाएगा, केवल हमारे पास T1 बचेगा। तो ये देखो भाई क्या हो जाएगा T1 प्लस 5 बराबर है हमारे पास 2.5 है ना। तो हमको बताना है वेट इन एयर या रीडिंग बताना है D1 की, तो कितनी आएगी। बायंसी फोर्स हमारे पास 5 है, अब तो बायंसी फोर्स हट जाएगा, और तो पहले वेट इन एयर निकालेंगे जो इस ब्लॉक को
हवा में रखेंगे तो एयर में जो वेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एयर में जो वेट आएगा, देखो लिक्विड जो है एक तो फोर्स लगाएगा टेंशन ऊपर और बायंसी फोर्स नीचे और इसका mg नीचे, तो जो वेट इन एयर आएगा, जो टेंशन यहाँ पर लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक। अब थ्रस्ट यानी कि यहाँ पर जो बायंसी फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, तो रीडिंग जो आएगी वो हमारी आएगी T प्लस एफ माइनस डब्लू, T प्लस एफ माइनस डब्लू। तो पहले बायंसी फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रीडिंग की वैल्यू, तो जो रीडिंग है तो D1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, टेंशन और माइनस, हाँ ये D प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो बायंसी फोर्स होगा वो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एफ भी नीचे लगेगा। बायंसी फोर्स रीडिंग जो होगा नेट होगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही यहाँ पर मैक्सिमम बायंसी फोर्स आएगा। तो बायंसी फोर्स यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो वो वेट ऑफ उसके बराबर लिखेंगे, तो T माइनस एफ बी के बराबर लिखेंगे। ये हमारा टेंशन होगा, यही हमारा वेट के बराबर होगा, एयर में जो वेट आएगा वही टेंशन बताएगा। तो देखो T का वैल्यू ये 2.5 है, D1 का वैल्यू 2.5 दिया है, T की वैल्यू यानी एयर में जो वेट है वो टेंशन है, और माइनस एफ बी का वैल्यू 5 है। जो T आएगा वो हमारा कितना आ गया, 7.5। 7.5 ये हमारा क्या होगा, जो बॉडी है उसका वेट एयर में कितना होगा, 7.5। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, जो D1 है ये स्प्रिंग है, टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, बॉडी का वेट नीचे की ओर लगेगा, और बॉडी का वेट जितना पानी में है वही मैक्सिमम बायंसी फोर्स लगाएगा। तो बायंसी फोर्स या वेट देखें तो यहाँ पर टेंशन ऊपर वेट नीचे, और यही इसका रीडिंग कहलाएगा। तो टेंशन माइनस बायंसी फोर्स, ठीक है ना, बराबर D1 आ गया। टेंशन ये जो है वही बॉडी का वेट होगा एयर में और माइनस बायंसी फोर्स, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2.5 दिया था। जब यहाँ पानी से बाहर आएगा तो बायंसी फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी जो वेट एयर में होगा वही बताएगा। तो D1 जो है बॉडी का वेट एयर में बताएगा, और बॉडी का जो वेट एयर में आया वो 7.5 आया, तो 7.5 एयर में बॉडी का वेट होगा वही रीडिंग बताएगा। तो D1 7.5 बताएगा, एक ही ऑप्शन है तो आंसर सेकंड होगा, ठीक है। D2 जो है वो टोटल वेट बताएगा। टोटल वेट में क्या आएगा, बॉडी का वेट प्लस बीकर का वेट मतलब लिक्विड का वेट प्लस बीकर का वेट प्लस बायंसी फोर्स है नहीं mg, ये पूरा वैल्यू बताएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये बाहर निकल जाएगा तो बायंसी फोर्स 0 हो जाएगा, तो बायंसी फोर्स हटा दो तो जो बचेगा वो हमारा D2 बताएगा। तो बायंसी फोर्स यहाँ से हटा दोगे तो कितना बचेगा, 2.5, तो 2.5 बताएगा D2 और D1 बताएगा 7.5। चलिए अगला करते हैं 27। यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज 2 × 10⁻10, elongation strain is 1%, then the energy store in the wire per unit volume, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है, और ये वैल्यू होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पर एक बात देखो ध्यान से, अब हमें स्ट्रेन दे रखा है, यंग मॉडुलस दिया है, तो स्ट्रेस नहीं दिया है 1/2। स्ट्रेस हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह पर हम लोग लिखेंगे यंग मॉडुलस और स्ट्रेन का स्क्वायर, तो 1/2 यंग मॉडुलस का वैल्यू क्वेश्चन में
दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 10 और स्ट्रेन में परसेंटेज का वैल्यू दिया है 1, तो इसको लिखेंगे 1/100 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, ये हो गया 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर 6 बचेगा। आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वेसल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला जो होगा ये पहला होता है, ठीक है ना, जो टैंक से पानी का जो टाइमिंग का फार्मूला होता है ये होता है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। टू ट्यूब A and B are in series, radius of A is R and B is 2R, water flow through velocity V and velocity water through B। तो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी A1 B1 बराबर A2 V2, ठीक है ना। ए का रेडियस R है, ए का रेडियस R है, तो यहाँ पर एरिया लिखेंगे और ट्यूब का एरिया πr² लिखेंगे। वेलोसिटी कितना है, v है, A2 लिखेंगे, पाई रेडियस कितना है 2r है, तो 2r का स्क्वायर और वेलोसिटी v2 निकालना है। पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, v/4, तो ये आ गया v2 b/4। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। When a metal wire elongated by hanging a rod, load mg on it, the gravitational potential energy of mass m decreased by mgl. This energy appear। तो जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो वो स्टोर होता है, आधा स्टोर होता है किसमें, पोटेंशियल जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वायर में, कितना होता है 1/2 F × L, या अगर हम लोग स्ट्रेस लिखें तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू mg, 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आधी एनर्जी हम लोग की स्टोर होती है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और आधी जो होती है वो क्या हो जाती है, हीट के फॉर्म में जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो एनर्जी जो मेटल में होगा वो फोर्स इंटू क्या लिखेंगे, F × डेल्टा L या डेल्टा X, ये लिखा जाता है। आधी एनर्जी स्टोर होती है और आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है, तो आंसर हो जाएगा C। जैसे कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते हैं, टू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R and 4R fall through a viscous liquid with the same terminal velocity, the ratio between the viscous force acting on them। विस्कस फोर्स का रेशियो निकालना है, तो रेडियस का रेशियो दिया है R and 4R, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स F बराबर 6π∗RV होता है, ठीक है ना। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो फोर्स का रेशियो बताना है F1/F2 बराबर R1/R2, तो रेशियो जो है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R/4R, 1:4 का रेशियो आएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो जो 31 का आंसर आएगा वो 4th आएगा, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। A large tank filled with water to height of h emptied through a small hole at the bottom, the ratio of time। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h1 माइनस √h2 होता है। इसी वैल्यू को देखो तो t1 बराबर लिखेंगे √h माइनस √h/2, t2 लिखेंगे √h/2 माइनस 0। देखो भाई क्या बोला जा रहा है कि जो हाइट है टैंक की जो वो h से h/2 होता है कितने समय में, t1, और h/2 से 0 हो जाता है कितने समय में, t2। टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिखो और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर √h कॉमन हो जाएगा, तो √h अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा
1 माइनस 1/√2, तो √2 माइनस 1 अपान √2। नीचे देखो कितना हो जाएगा, √h/2। √h से √h कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। आंसर सी होगा। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2 स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ 2 वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी ये होता है 1/2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में डायमीटर का रेशियो दिया है और सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, यानी स्ट्रेस यहाँ पर सेम है। तो अगर स्ट्रेस सेम है तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना। और चेंज यहाँ पर लेंथ जो है मटेरियल सेम है, तो स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, है ना, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस, ठीक, स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस। तो ये जो फार्मूला हमारा बनता है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फार्मूला जो होता है उसमें स्ट्रेन को हटा दो तो वैल्यू हो गया 1/2 और स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू और नीचे हो जाएगा y। बोला गया है कि सेम फोर्स है तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपान एरिया, तो 1/2 स्ट्रेस हो गया फोर्स अपान एरिया F² और नीचे हो गया A² इंटू वाई। अब देखो फोर्स सेम हो गया, यानी कि जो हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा स्टोर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो गया। मटेरियल सेम है और फोर्स सेम है, ये दो वैल्यू सेम हो गई। तो 1/A² और रेडियस के टर्म में अगर हम लोग देखें तो एरिया होता है πr², तो यहाँ पर रेडियर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो r की पावर 4 हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और वही डायमीटर का प्रोपोर्शनलिटी आएगा। अगर डायमीटर के टर्म में देखें तो यही डायमीटर के टर्म में लिखेंगे d की पावर 4। तो यहाँ पर रेशियो में लिखेंगे तो E1/E2 बराबर d2/d1 का पावर 4। अब d1/d2 दिया है 1:2, तो इसको लिखेंगे 2:1 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 16:1। तो आंसर होगा चौथा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए पैरेट सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए वायर केज विच इज बीइंग कैरिड बाय बॉय। देखो जब पैरेट जो है केज पे बैठा होगा तो उस समय जो वेट होगा टोटल वेट होगा वो पैरेट का वेट होगा, वेट ऑफ केज प्लस वेट ऑफ पैरेट दोनों होगा, ठीक है ना। और जब पैरेट उड़ जाएगा, जब फ्लाइंग करेगा, तो यहाँ पर जो पैरेट फ्लाइंग करेगा तो उसका वेट हट जाएगा, केवल केज का बचेगा। तो जब केवल केज का बचेगा तो ये पूछा है बॉय विल फील द बॉक्स नाउ, तो वो हल्का उसको यहाँ पर लगेगा। बैठा रहेगा तो पैरेट का भी वेट आएगा, जब हवा में उड़ जाएगा तो वहाँ पर जो है पैरेट का वेट हट जाएगा, तो इसका मतलब वो लाइटर वेट हो जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी कोलेसेस टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप। अगर छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बनाएं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर बड़ी बूंद छोटी बूंद में टूटे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए जो ड्रॉप होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शावर, तो शावर से अगर हम लोग अभी अपने फेस पे अगर शावर मारें तो आपको ठंडक लगेगा। क्योंकि जो बड़ी बूंद है वो छोटी में टूटती है और उसका
जब टूटेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमको थोड़ा ठंडा लगता है। तो शावर से नहाने पे हमको थोड़ा ठंडा लगेगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। उल्टा पूछा है, अगर छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर। वाटर राइजेज इन द प्लांट फाइबर ड्यू टू एक्शन ऑफ कैपिलरी, तो ये भी आंसर बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन नंबर है 37। वर्क डन इन ए ब्लोइंग ए शो बबल ऑफ ए वॉल्यूम V इज W, वर्क डन इन ब्लोइंग ए शो बबल ऑफ वॉल्यूम 2B। तो शो बबल में जो वर्क डन होता है W बराबर 2 टाइम्स T इंटू A, और एरिया को क्या लिखेंगे, ये अगर देखें तो 8 पाई R स्क्वायर इंटू ये T होता है सरफेस टेंशन। ठीक, अब क्वेश्चन में 8 पाई और सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिखना है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू होता है R क्यूब, है ना, तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V का पावर 1/3, तो R स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा V की पावर 2/3। तो अगर हम लोग वर्क डन देखें तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के टर्म में अगर देखें तो V की पावर 2/3 होगा। ठीक, तो जब वॉल्यूम V था तो वर्क डन W था, जब वॉल्यूम कितना हो गया 2V था तो वर्क डन हो गया W डैश, दोनों को डिवाइड करेंगे तो W डैश बराबर आ गया, देखो V से V कट गया और 2 का 2/3 कितना हो जाएगा 4 का पावर 1/3, है ना, तो 4 का पावर 1/3 इंटू W, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा चौथा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, तो ब्रेकिंग जो स्ट्रेस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऑफ द वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड कंटेन इन ए बीकर, द होल सिस्टम शोन इन ए फिगर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। तो अगर ग्रेविटी में गिरेगा यानी जी से अगर नीचे जा रहा है तो जो इफेक्टिव जी होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और इफेक्टिव अगर 0 हो गया तो अपथ्रस्ट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो अपथ्रस्ट यहाँ पर कितना आएगा 0। तो अगर कोई बॉडी जी से नीचे गिर रही है ना, तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, अगर इसको देखो यहाँ पर, तो जी से अगर कोई बॉडी सिस्टम नीचे जा रहा है तो जी से ये जाएगा, जी से ये जाएगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, जी माइनस जी हो जाएगा और इफेक्टिव जी का वैल्यू 0 होगा, अपथ्रस्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर, इफ देयर वेयर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रिस्पेक्ट। तो अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखेंगे तो कौन सा फोर्स, आर्किमिडीज जो अपलिफ्ट होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, जो वेट डिस्प्लेस बाय वाटर होता है उसके में हम लोग जी का वैल्यू वहाँ पर रखते हैं, इसलिए वो जी पे डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम बी एंड डेंसिटी रो फ्लोट एट द इंटरफेस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉडी का जो वेट होगा यानी मास जो होगा, बॉडी का मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, बॉडी का मास इक्वल टू लिक्विड जो है उसमें बॉडी का जो मास होगा उसके बराबर होगा। तो लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 में उसका जो मास आएगा वो लिखेंगे। बॉडी का मास होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम V मान लिया, डेंसिटी रो हो गई, पहले वाले में वॉल्यूम हो गया V1, डेंसिटी इसका हो गया ρ1 प्लस वॉल्यूम इंटू ρ2 आ गया। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, V1 प्लस V2। तो अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकालें, V1 बराबर V माइनस V2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर हो गया V1 की जगह V माइनस V1
बी माइनस बी टू इंटू डेंसिटी 1 प्लस वी टू इंटू रो टू हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, वी रो वन माइनस वी टू रो वन प्लस वी टू रो टू, ये वैल्यू आ गई हमारी v इंटू रो की। वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ देखो ध्यान से, रिजल्ट क्या आ रहा है। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो v रो माइनस v रो वन बराबर हो गया v टू रो टू माइनस v टू रो वन। v कॉमन हो गया, रो माइनस रो वन बराबर v टू कॉमन हो गया, रो टू माइनस रो वन, ठीक है ना। तो v टू बाई वी अगर हम लोग देखें, v टू बाई वी, ये v को इधर ले गए, v टू बाई वी रो माइनस रो वन अपान रो टू माइनस रो वन, ये आया रिजल्ट। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, कहाँ पर, इस v2 की जगह पर, तो b बराबर आया b1 प्लस v2 की जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और v2 बराबर हो जाएगा रो माइनस रो वन अपान रो टू माइनस रो वन इंटू b, ठीक है ना। चलो b, ये वाला वैल्यू जो है b को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो b1 बराबर हो गया b माइनस, इस पूरे वैल्यू को माइनस करेंगे, b माइनस रो वन अपान रो टू माइनस रो वन इंटू b। माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं तो b1 बराबर आ गया, v इसको इधर कर ले जाएंगे तो रो टू माइनस रो वन, b कॉमन कर लें, रो टू माइनस रो वन और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का रो और माइनस माइनस प्लस रो वन डिवाइडेड बाई रो टू माइनस रो वन, तो कट जाएगा, माइनस रो वन प्लस रो वन से कट गया, तो b1 बाई वी बराबर हमारा आ गया रो टू माइनस रो अपान रो टू माइनस रो वन। तो ये हमारा v1 बाई वी आया और ये हमारा v2 बाई वी आया। दोनों को डिवाइड करें, दोनों को v1 बाई वी अपान v2 बाई वी करेंगे तो v कट जाएगा, v1 बाई v2 का रेशियो निकालना है, v1 बाई v2 बराबर, तो बचेगा रो टू माइनस रो अपान रो टू माइनस रो वन, दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, नीचे बचेगा रो माइनस रो वन। तो ये रिजल्ट आएगा, देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, रो टू माइनस रो अपान रो माइनस रो वन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड आंसर करेक्ट होगा भाई। तो यहाँ पर जो बॉडी का मास होगा वो लिक्विड में, पहले लिक्विड में प्लस दूसरे लिक्विड में जो मास होगा उसके सम के बराबर होगा। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1.01 टू 10 की पावर 5 और वॉल्यूम डिक्रीज दिया है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू, बल्क मॉडुलस होता है इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर में हमें दिया है कितना चेंज हुआ, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और 1 माइनस 1, तो यहाँ से घटा दो प्रेशर को, तो 10 की पावर 5 कॉमन हो गया, 1 माइनस 165 माइनस 1.01 डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज दिया है 10, तो फ्रैक्शनल चेंज हुआ 10 बाई 100। 1.65 से इसको घटाओगे तो लगभग ये वैल्यू 1.5 आएगा और 1.5 इंटू 10 की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा 42 में, आंसर थर्ड आएगा, देख लो भाई, करेक्शन ठीक है, थर्ड ही आ रहा है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द स्पीड ऑफ एयर फ्लो ऑन द अपर एंड लोअर
सरफेस ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन आर V1 एंड V2। तो विंग्स, जो एरोप्लेन का विंग्स होता है कुछ इस टाइप का होता है, और इधर V1 हो गया, इधर V2 हो गया। ऊपर का एयर ज़्यादा यानी वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर ऊपर कम होता है, नीचे जो है वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर यहाँ पर नीचे साइड ज़्यादा होता है। तो एक यहाँ पर अपलिफ्ट ऊपर की तरफ लगता है, नीचे से ऊपर। बर्नौलीज थ्योरम दोनों सरफेस पे लगाएंगे तो ऊपर का प्रेशर हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये आ गया। तो हमको बताना है अपवर्ड लिफ्ट मतलब फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा, तो पहले ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ से इसको घटाएंगे, तो P2 माइनस P1 बराबर आ गया P2 माइनस P1। इसको इधर ले गए तो हाफ रो कॉमन हो गया, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। और फोर्स जो लगेगा वो चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा। चेंज इन प्रेशर आया हमारा हाफ रो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर इनटू A। तो यहाँ पर आंसर होगा हाफ रो A V1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 44 देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 120 किलोग्राम एंड डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोट इन वाटर, व्हाट एडिशनल मास कुड बी एडेड टू बॉडी सो दैट बॉडी विल सिंक। तो पहले तो बॉडी का मास 120 किलोग्राम है और इसका डेंसिटी, तो हम लोग देखें कि एयर में जब पानी के अंदर सिंक करना है तो जितना मास वॉल्यूम जो होता है डिस्प्लेस बाय वाटर होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वाटर का, तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वाटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, मास इनटू डेंसिटी, मास अपान क्या लिखोगे, डेंसिटी, मास ऑफ बॉडी अपान डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम हो गया मास अपान डेंसिटी। मास दिया है क्वेश्चन में 120, डेंसिटी हो गया 600, तो 0.2 हमारी आ गई डेंसिटी की वैल्यू बॉडी की, ठीक। वाटर में फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पर मास जो है वाटर में बॉडी का मास के बराबर कर दो। मास ऑफ वाटर ये हो गया, मास क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया 2 और डेंसिटी का वैल्यू कितना लिखोगे 10 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा पॉइंट है ना 200 किलोग्राम। तो जो डिस्प्लेस होगा वाटर वो कितना 200 किलोग्राम डिस्प्लेस होगा। बॉडी का मास कितना है 120 किलोग्राम और डिस्प्लेस पानी के अंदर कितना करेगा 200 किलोग्राम। जो डिफरेंस होगा यानी कि इसके बराबर करना है, तो 120 किलोग्राम में अगर हम लोग इसके 200 यानी कि जो मास का डिफरेंस आएगा वो उतना मास अगर रख दें तो बॉडी सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर 200 माइनस 120 करेंगे तो मास आ जाएगा 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी जब सिंक करेंगे तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना अमाउंट वाटर का डिस्प्लेस होगा उसका वैल्यू निकाल लो। तो कितना वाटर अमाउंट डिस्प्लेस होगा 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम वाटर डिस्प्लेस हो। अभी कितना है बॉडी का मास 120, कितना एडिशनल चाहिए 80, तभी ये 200 होगा। तो आंसर हो जाएगा 80। A boat carrying a number of large stones is floating in water tank. What will happen to water level if the stones are unloaded in water? तो स्टोन देखो, जो स्टोन अगर बोट के ऊपर है और जब पानी में गिरा देंगे तो क्या होगा,
तो जब बोर्ड के ऊपर था तो यहाँ पर दोनों का जो वेट था उतना ही वाटर वहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, उतना अमाउंट डिस्प्लेस हो रहा है। जब वो स्टोन वाटर में डाल दोगे, स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर में डालने पे स्टोन क्या होगा, सिंक कर जाएगा। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर डिस्प्लेस कम करेगा, तो ये जो है वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पहले से कम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो ये था हमारा आज का टेस्ट पेपर। उम्मीद है ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो एक बार आप इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।